नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस स्पेशल एडिशन में हम लोग जो है केंद्रीय बजट या यूनियन बजट 2020-21 का जो प्रस्तुत किया गया है उसको पढ़ेंगे और उनसे क्या क्या ऐसे प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी बजट नया आता है तो आगे आने वाली कम से कम 6 माह तक जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बजट से जुड़ा कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था। वो वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर जो है सारे आर्थिक आंकड़े जो है एक ही स्थान पे आपको उपलब्ध हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, जिससे आपका जो है आर्थिक आंकड़े वाला जो है 2020 का जो अद्यतन पोर्शन है वो तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बजट के बारे में कुछ आम इंट्रो जो है कि क्या क्या हुआ बजट में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को ये प्रस्तुत किया गया। 1 फरवरी 2020 को आम बजट 2020-21 जो है संसद में पेश किया गया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट है और इसको दूसरे शब्दों में अगर ये भी कह सकते हैं हम कि ये 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला बजट है, इस तरह से बोला जा सकता है। केंद्रीय बजट जो है इसकी जो थीम है, इसकी जो जीस्ट है वो क्या रखी गई है, जीवन को सरल बनाना यानी ईज ऑफ लिविंग। इस सिद्धांत पर, इस थीम पर इस बजट को प्रस्तुत किया गया है और जितने भी प्रस्ताव किए गए हैं सब इसी पर आधारित हैं। अब बजट के 3 घटक कौन से हैं, मतलब पूरा जो बजट है उसको 3 मेन सेगमेंट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है महत्वाकांक्षी भारत। तो भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार को बेहतर अवसर हो ताकि उनमें जीवन का स्तर अच्छा हो सके, सभी के लिए आर्थिक विकास। दूसरा जो है बजट का प्रमुख घटक या संकल्प कह सकते हैं आप इसको, तो इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो है मूल मंत्र इसमें रखा गया। जिम्मेदार समाज यानी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, तो मानवीय और सहृदय अंत्योदय और आस्था का आधार जो है इसमें शामिल है। तो अगर हम इस पूरी थीम को जो है इस तरह से देखें, ईज ऑफ लिविंग, ये कैसे आएगी, अच्छे गवर्नेंस से आएगी यानी अच्छा प्रशासन हो और वित्तीय क्षेत्र की अच्छी ग्रोथ हो, तब जो है ईज ऑफ लिविंग को सभी के लिए डेवलप किया जा सकता है। तो इसके 3 घटक हमने पढ़े। महत्वाकांक्षी भारत, सबसे पहले हम महत्वाकांक्षी भारत की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास, वेलनेस, जल और स्वच्छता, शिक्षा और कौशल, ये सारे घटक शामिल किए गए। दूसरे नंबर पे आर्थिक विकास है। इसमें उद्योग, वाणिज्य और निवेश, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू इकोनॉमी यानी नई अर्थव्यवस्था, जिसको जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम जोड़कर देखते हैं। फिर तीसरा है जिम्मेदार समाज। इसमें महिला, बाल, समाज कल्याण, संस्कृति और पर्यटन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। तो आप जो है इसको इस तरह से लिख के याद भी कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि बजट में महत्वाकांक्षी भारत के प्रमुख 3 घटक जो है कौन से हैं, तो आपको जो है ये बताना होगा कि इसमें ये 3 घटक हैं। आगे चलते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो उपलब्धियां जिनको जो है बजट सत्र में हाईलाइट किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, वो क्या है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5% की औसत मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन था, के साथ 7.4 की औसत वृद्धि रही। फिर 2006 से 2016 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि 10 वर्षों में यानी 2006 से 2016 तक 27.1 करोड़ लोगों को देश में पॉवर्टी लाइन से बाहर, बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन किया गया है। भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है 2014 से 19 के दौरान ये बढ़कर 284 अरब अमेरिकी डॉलर
तक पहुंच गया है, जो 2009 से 14 तक यानी मोदी सरकार के पूर्व के कार्यकाल में 190 अरब अमेरिकी डॉलर था। तो इसमें काफ़ी जो है उछाल आया, ये कितना हो गया 284 अरब। केंद्र सरकार का ऋण जो है ये घटकर जीडीपी के सापेक्ष 48.7%, जो मार्च 2019 के अंत तक का डाटा है, और मार्च 2014 में ये जो है 52.2% था, यानी जो है केंद्र सरकार का ऋण जो है उसमें भी कमी आई है। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसकी बात हमने की, तो अभी जो आउटलुक की रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की जो है, उसमें भारत को छठे नंबर पर ले गए थे, लेकिन पुनः जो है भारत ने अपने आप को जो है कवर करते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था बनने पर जो है, तो भारत की जो है इकोनॉमी कितने अभी वर्तमान में 2.9 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है, ये भारत की इकोनॉमी है। इसी तरह से जो विश्व के 5 बड़े देश हैं, तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान, फिर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत। तो इस तरह से ये 5 जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिनके ये फिगर्स जो है ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर में लिखे हुए हैं। अब सबसे बड़ी चीज बजट क्या होता है। बजट जो है आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। तो बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आंकड़े होते हैं, लेकिन हमको केवल उन आंकड़ों को पढ़ना है या उन आंकड़ों पर विशेष जोर देना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां की। तो राजस्व प्राप्तियां जो है 20,20,926 करोड़ रुपए जो है ये भारत सरकार को राजस्व से प्राप्त हुआ है। अब हम टोटल जो है जो भारत सरकार की प्राप्तियां हैं, जो भारत सरकार को प्राप्त हुआ है, वो देखते हैं। तो 30,42,230 करोड़ रुपए जो है ये प्राप्तियां हैं, और जितनी कुल प्राप्तियां दर्शाई जाती हैं उतना ही जो है व्यय प्रस्तावित किया जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, कुल व्यय कितना है, यानी जो बजट में कुल व्यय प्रस्तावित किया गया है उसकी फिगर क्या है, 30,42,230 करोड़ रुपए। इसी फिगर को आपको अच्छे से याद रखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं 30,42,230 करोड़ रुपए। ये हमारे 2020-21 का जो बजट है उसका जो है कुल आकार है। क्वेश्चन सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु जो है बजट का कुल आकार क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है, इसको हम शॉर्ट में 30.42 लाख करोड़ रुपए भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर अब विभिन्न प्रकार के जो घाटे होते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, राजकोषीय घाटा। तो आपको जो है उसकी फिगर को नहीं याद करना है, यानी जो करोड़ रुपए में फिगर दी है उसको याद करने की जरूरत नहीं। बहुत रेयर ही ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधे सीधे वो जो है टर्म्स ऑफ जीडीपी के परसेंटेज में पूछा जाता है। तो राजकोषीय घाटा अगर हम शुरुआत से देखें तो जो 18-19 वित्तीय वर्ष था उसमें 3.4 था। फिर 19-20 का जब बजट अनुमान जारी किया गया, यानी बजट जारी किया गया, उसके बाद ये 3.3 आकलित किया गया, लेकिन जो वास्तव में 19-20 में ये 3.8 हो गया, यानी बजट घाटा बढ़ गया। इस बार जो बजट अनुमान किया जा रहा है उसमें इसको 3.5 अनुमानित किया गया है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि राजकोषीय घाटा जो है वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए 3.5% का अनुमान लगाया गया है। और अगर पिछला पूछ लिया जाए कि 19-20 में वास्तविक घाटा कितना आया, तो वो जो है 3.8% आया। तो दोनों का आपको याद रखना है, जिससे जो है ट्रेंड जो है आपको याद रहे। अब इसके अलावा प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये सभी भी होते हैं, लेकिन इनको जो है बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको एक ट्रेंड यहाँ पर देखना है, किस तरह से ये जो चारों घाटे हैं, कौन कौन से, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इनमें जो है किस तरह से उतार चढ़ाव आया है, इनका ट्रेंड क्या है। तो सबसे ऊपर क्या आपको दिख रहा है, ये जो है राजकोषीय घाटा है, यानी फिस्कल डेफिसिट है।
तो राजकोषीय घाटा जो है आप अगर देख सकते हैं 8-9 से यहाँ पर फिगर दी गई है, तब ये जो है 6.1 पर था जो है, उसके बाद 6.6 हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये कम होना शुरू हुआ, और जहाँ से जो है ये वर्तमान सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट, यहाँ पर 2014 का आप डाटा देख सकते हैं, 14-15 का, तो यहाँ पर 4.1, फिर 3.9, 3.5, 3.5, 3.4, 3.8 और फिर इस जो है 20-21 के लिए जो है 3.5 का अनुमान लगाया जा रहा। तो राजकोषीय घाटा जो है हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो है घटने की प्रवृत्ति में रहा है और एक नियंत्रण में रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। अब जो हमारा यूनियन बजट है, केंद्रीय बजट है, इसका जो है जो मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं वो जो है यहाँ पर देखते हैं हाइलाइट्स। तो 19-20 में केंद्रीय बजट का आकार, ये जो है 19-20 की बात हो रही, यानी पिछले बजट का। तो पिछले बजट में 26,98,552 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। इस बार यानी 2020-21 में केंद्रीय बजट का आकार कितना प्रस्तुत किया गया है? 30,42,230 करोड़ रुपए। तो आपको जो है ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। एक बार कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आया था कि पिछले बजट से इस बजट में जो है कितने % की वृद्धि हुई, ये पूछ लिया गया था। तो तुलना कर लेते हैं हम लोग। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वृद्धि कितनी हो गई? 3,43,678 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। सिंपली जो है इन दोनों को हमने घटा दिया, लेकिन इसको आपको याद रखना है परसेंटेज के टर्म में। तो 12.73% की जो है बढ़ोतरी हुई है पिछले बजट से। ये जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि 12.73% की बजट में बढ़ोतरी की गई है। अब 2020-21 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जो अभी हमने देखा, तो उसकी फिगर में क्या है? 7,96,337 करोड़, लेकिन उसका परसेंटेज क्या है? 3.5%। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर जो है अगर 2019-20 की बात करें, जो हम बात कर चुके हैं, तो 3.8% था। आगे चलते हैं। अब जितना मैंने आपको बताया कि जितना भारत सरकार के पास जो है प्राप्तियां होती हैं, उतना ही वो व्यय दर्शा देते हैं। तो हमेशा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय जो है आप देखेंगे बजट में बराबर रहता है। तो जैसे कि 30.42 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट जारी किया गया है, लेकिन प्राप्तियां वास्तविक जो होती हैं वो कम होती हैं। तो कितनी वास्तविक प्राप्तियां हैं हमारे 2020-21 में? ये है 22.46 लाख करोड़ रुपए, और हमने जो है बजट जारी किया है 30.42 लाख करोड़ रुपए का। इसी को जो है हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं कि हम घाटा उठाते हुए भी जो है बजट जारी करते हैं। तो इस घाटे की भरपाई कैसे होगी? निश्चित रूप से अगर घाटे की भरपाई करनी है तो हमको कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। वो पैसा कैसे लेंगे हम? शुद्ध बाजार उधारी उसे हम कहेंगे। तो शुद्ध बाजार उधारी यहां पर हम कितनी इसमें जोड़ रहे हैं? 5.36 जोड़ रहे हैं। उसके अलावा हमको अन्य जगहों से जो है इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो अगर हम देखें 22.46 जो हमारा अनुमान है कि इसकी प्राप्ति होगी, उसमें जो है हमने उधार का भी जोड़ दिया, तो ये लगभग जो है 28 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन हमने व्यय जो है 30.42 दिखाया है। तो इसमें जो डिटेल्ड फिगर पीछे देखी थी उसमें अन्य तरह की देयताएं वो भी सम्मिलित हैं। अब हम व्यय की बात करते हैं। तो व्यय जो है हमको पता है, जो हमारा बजट का आकार है 30.42 लाख करोड़ रुपए, वही जो है हमारा व्यय है। अब हम अगला जो है महत्वपूर्ण डाटा देखते हैं। बजट 20-21 में प्रस्तावित प्राप्तियों के शीर्ष मद, यानी जो अभी हमने पीछे देखा कि जो प्राप्तियां हो रही हैं 22.46 लाख करोड़ की, तो इसमें जो है जो शीर्ष मद हैं वो कौन कौन से, किन किन मदों से हम प्राप्तियां कर रहे हैं? तो उधार एवं अन्य देयताएं, यानी सबसे ज्यादा जो है हम उधार पे डिपेंड हैं, ऋण लेने पे डिपेंड है। उसके बाद निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स जो है ये सबसे बड़ा मद हो जाएगा प्राप्ति का। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का रोल कितना रहेगा इसमें? 18%, और इनकम टैक्स यानी आय कर का जो है 17% रहेगा। तो ये जो है शीर्ष मदें हैं जो प्राप्तियों के लिए जो है प्रस्तावित
की गई हैं। तो अब उन्हीं मदों को जो है हम यहाँ पर जो है ग्राफिकली समझ सकते हैं। तो आपने देखा था कि उधार एवं अन्य देयताएं यानी बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, ये कितना है, ये 20% है, जो प्राप्ति का जो है सबसे बड़ा जो है हिस्सा है। उसके बाद जो है हम देखते हैं तो निगम कर या कारपोरेट टैक्स और जीएसटी, ये दोनों ही कितने हैं, 18% यानी कारपोरेट टैक्स और जीएसटी दोनों का ही रोल जो है लगभग समान है, दोनों ही 18% पे यहां पर हो गए। फिर कर भिन्न राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये 10% है। तो इस तरह से, और आयकर जो तीसरी सबसे बड़ी मद थी वो 17% के साथ जो है इनकम टैक्स। तो ये सब जो है कुछ बड़े मद हैं जिनसे जो है भारत सरकार की आय होती है, यानी इनकमिंग जो है। अब आय के बाद हम व्यय की बात करते हैं कि व्यय के सबसे बड़े बड़े कौन से मद हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20-21 के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद या आय की सबसे बड़ी मद कौन सी है। तो व्यय की सबसे बड़ी मद है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ये हिस्सा क्या है, 20%। तो इसको हम स्टेट शेयर भी कहते हैं, जो केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को आवंटित कर दिया जाता है। फिर ब्याजों की अदायगी, जो हमने लोन ले रखा है विभिन्न जगहों से, उसका जो ब्याज है लगभग 18% जो है उसकी अदायगी में चला जाता है, जिसकी एब्सोल्यूट फिगर भी जो है यहाँ मैंने आपके सामने दिखाई है। फिर केंद्रीय योजनाएं, जो केंद्र सरकार से सीधे गवर्न होती हैं, ऐसी योजनाएं, इनमें 13% व्यय हो जाता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण, यानी वित्त आयोग को पैसा दिया जाए और उसके अलावा और ट्रांसफर किए जाए पैसे फंड जो है, उसमें 10%। अन्य व्यय में कई सारे व्यय आते हैं, 10%। फिर केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसमें 9%। यहां पर अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बनता है कि रक्षा व्यय यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है कितने % है। तो जो कुल हमारा व्यय हो रहा है उसका 8% भाग जो है रक्षा व्यय है, और इसकी एब्सोल्यूट फिगर क्या है, 3,23,053 करोड़ रुपए, ये जो है रक्षा व्यय हो रहा है। सब्सिडी में अच्छा खासा पैसा जाता है गवर्नमेंट का। सब्सिडी में कितना व्यय हो रहा है, 6% का व्यय हो रहा है टोटल बजट का, 2,27,794 करोड़ रुपए। उसके अलावा पेंशन पे 6%। तो ये जो है बड़ी बड़ी मदें हो गई। तो आपको शुरुआत की दो मदें याद रखनी है सबसे बड़ी, और रक्षा व्यय और सब्सिडी, इनसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी को जो है ग्राफ फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन सी सबसे बड़ी मद है। तो आप देख सकते हैं स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज ये कितना है, 20% है। तो स्टेट शेयर जो है 20% हो गया। उसके बाद ब्याज अदायगी, जो दूसरी सबसे बड़ी मद है, वो 18% है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब हमने बात की कि जो है हम स्टेट शेयर की, स्टेट शेयर यानी केंद्र सरकार से राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाला पैसा, तो उसका जो है यहाँ पर एक ट्रेंड दर्शाया गया है। तो हमको बजट 2020-21 जिसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उसमें देखना है तो 13.91 लाख करोड़ रुपए स्टेट शेयर के रूप में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा। ये फिगर कितनी है, 13.91 लाख करोड़ रुपए जो स्टेट शेयर के रूप में दिए जाएंगे। फिर टैक्स में जो है कैसे कैसे प्राप्तियां हो रही हैं, तो टैक्स में आप सबसे ऊपर देख रखते हैं ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट, यानी जो सारा टैक्स है वो यहाँ पर इस कलर से दिखाया गया है। तो टैक्स, और ये किस में दिखाया गया, ये जो है रुपीस के फॉर्म में नहीं है, ये हमारे परसेंटेज ऑफ जीडीपी के जो है फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर दो चीजें देख लेते हैं जो आप मुख्य तौर से याद करनी है आपको। सबसे पहले 19-20 में जो हमने टैक्स प्राप्त किया, इसमें सारे तरह के टैक्स इंक्लूड हैं। 10.6% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का जो है 10.6% हमने 2019-20 में प्राप्त किया। उसके बाद अब हम करंट बजट की यानी 2020-21 के बजट की बात करें
तो 10.8% जो है प्राप्ति। तो ये जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसमें जो है 0.2% जो है लगभग बढ़ोतरी हो रही है। तो ये दो फिगर जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, लेकिन इतना याद करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब व्यय हमने बात कर ली जो है कि परसेंटेज में किस किस तरह से हो रहा है, किन किन सेक्टर्स में कितना खर्च हो रहा है। यहाँ पर जो है पर्टिकुलर वही चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो है ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि जो सब्सिडी की हमने बात की कि सब्सिडी जो है लगभग 6% जो है पूरे व्यय का हिस्सा थी। तो सब्सिडी में सबसे ज़्यादा सब्सिडी हम किस पर देते हैं, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी हम खाद्य पर देते हैं। खाद्य पर हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 1,15,570 करोड़ रुपया। उसके बाद सब्सिडी की दूसरी सबसे बड़ी मद कौन सी है? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें, सबसे ज़्यादा हम फूड पे सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद हम फर्टिलाइजर पे दे रहे हैं, तीसरे नंबर पर हम पेट्रोलियम पे सब्सिडी दे रहे हैं। तो कभी पूछ लिया जाए कि सब्सिडी में जो है सबसे ज़्यादा के 3 क्रम कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा हम फूड पे सब्सिडी देते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर्स पे यानी उर्वरकों पे, और तीसरे नंबर पर हम पेट्रोलियम पर जो है सब्सिडी देते हैं। बाकी जो है सारे सेक्टर वाइज यहाँ पर आवंटन दिया गया है। इसको पूरा यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिखाने के लिए था आपको ये। अब आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। बजट 2021 में राज्यों संघ क्षेत्रों का कुल अंतरण कितना है, यानी जो स्टेट शेयर हमने बात की, तो 13,90,666 करोड़ रुपए ये जो है स्टेट शेयर में जाता है। बजट 2021 में कुल कर प्राप्तियां, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही जुड़ा हुआ है, वो प्रतिशत के रूप में 10.8% है। ये भी हमने पीछे देखा। अब इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की फिगर को जो है जोड़ दिया गया है। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ बड़े जो है सेक्टर्स हैं जिन पे जो है व्यय अपेक्षित होता है और उनमें किस तरह से व्यय को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ज़्यादा व्यय अगर आप देख पा रहे होंगे तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, यानी जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है कृषि, उस पर जो है। तो कृषि क्षेत्र में जो है 1,54,775 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है, जो कि पिछले साल के 1,20,835 से काफ़ी अधिक है। इसी तरह से शिक्षा पर अगर हम देखेंगे तो 99,312 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 67,484 करोड़ रुपए। तो इसको अभी हम जो है आगे एक एक करके क्षेत्रवार भी देखेंगे। तो योजनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमेशा जो है योजनाओं में कितना आवंटन हुआ, इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम्स में देखने को मिलता है, या सबसे ज़्यादा किस योजना को आवंटित किया गया है, ये भी जो है पूछ लिया जाता है। तो अगर हम केवल योजनाओं की दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको पीएम किसान योजना के नाम से भी जानते हैं, इसमें 2019-20 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, और उतनी ही फिगर जो है 75,000 करोड़ रुपए की 2020-21 के बजट में भी किया गया। तो ये जो है व्यय के लिहाज से, आवंटन के लिहाज से सबसे बड़ी योजना है 2020-21 की, और 19-20 में भी ये सबसे बड़ी योजना थी। ये 19-20 का वो डाटा आपको दिखाई दे रहा है जो बजट में प्रस्ताव था। उसके बाद जो संशोधित अनुमान आया है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। केवल आपको जो फोकस करना है वो 20-21 के बजट पर यहाँ करना है। मनरेगा के बारे में अक्सर पूछा जाता है कितना आवंटन हुआ, तो 61,500 करोड़ रुपए मनरेगा को दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको जो है 27,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हरित क्रांति के लिए 13,320 करोड़ रुपए आवंटित हुए। जल जीवन मिशन जो पिछले बजट में जो है जिसकी शुरुआत की गई थी, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो इस तरह की योजनाएं जो नई हैं उनके आवंटन के बारे में पूछा जा सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण, तो शहरी में 2300 करोड़ और ग्रामीण में 9,994 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको हम NHM के नाम से जानते हैं, तो NHM में 34,115 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब कुछ और फ्लैगशिप योजनाएं जो भारत सरकार की हैं, तो अमृत मिशन और इसमें स्मार्ट सिटी मिशन भी जो है जुड़ा हुआ है, 13,750 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत योजना इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा, इसके लिए 6,429 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 15,695 करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों को अल्पावधि ऋण हेतु सब्सिडी, इसमें 21,175 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। NHI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 42,500 करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई है सड़कों के निर्माण के लिए, और सड़क निर्माण की परियोजनाओं के लिए डायरेक्टली 48,759 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये योजनाओं का आवंटन था। अब हम जो है इसके आगे बजट में जो है कुछ मेन बातें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जानेंगे। तो बजट में कहा गया कि भारत में जो कारपोरेट टैक्स है वो न्यूनतम वालों के देशों के बराबर है, यानी भारत में जो कारपोरेट टैक्स है विश्व में लगभग न्यूनतम है। तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारत में कारपोरेट टैक्स इसमें कितना है, निगम कर 22% है। तो ये फिगर आप याद रखिएगा कि नई संरचना में भारतीय कारपोरेट टैक्स जो है 22% है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थाईलैंड का 20 है, उसके बाद जो है भारत से सब ऊपर ही है, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चाइना, श्रीलंका, फिलीपींस, इनका सबसे अधिक है। इसीलिए भारत में व्यापार की संभावनाएं बढ़ी हैं और भारत में जो है FDI का फ्लो भी बढ़ा है। अगर यहीं पर जो है वैश्विक लेवल पर हम बात करें कि कारपोरेट टैक्स, औसत कारपोरेट टैक्स कितना है पूरी दुनिया में, तो औसत जो है कारपोरेट टैक्स है 23.79%। ये याद रखने वाला पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ये ग्लोबल एवरेज कारपोरेट टैक्स है पूरे वर्ल्ड का 23.79%। तो कारपोरेट टैक्स से ही संबंधित सितंबर 2019 में नए प्रावधान शुरू किए, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में शामिल हुई इन कंपनियों के लिए जो 31 मार्च 2023 तक विनिर्माण शुरू करेंगी 15% के रियायती कारपोरेट टैक्स का प्रस्ताव किया गया है, यानी उनको जो है छूट दी जाएगी, 22 की जगह उनसे 15% कारपोरेट टैक्स लिया जाएगा। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए 15% का जो है कारपोरेट टैक्स वहां पर फिक्स किया गया है। अब अगला हाईलाइट क्या है, ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुद्रों पे डिपेंड हो, यानी समुद्र से जो है संबंधित अर्थव्यवस्था। तो 2024-25 तक भारत जो है मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहता है। ये जो है लक्ष्य है, 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 22-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन से जोड़ना और शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहित करना, समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास और प्रबंधन और संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। तो ये सभी जो है ब्लू इकोनॉमी को गति देने के लिए ये सब प्रस्ताव रखे गए हैं। किसान रेल शुरू होने जा रही है। किसान रेल क्या करेगी, वो एक्सक्लूसिवली एक मालगाड़ी होगी जो केवल जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को ही कैरी करेगी और उसमें रेफ्रिजरेशन की भी व्यवस्था होगी, जिससे कोई भी जो है सब्जी, फल या कोई भी कृषि उत्पाद सड़ने न पाए। तो भारतीय रेल के द्वारा ये किसान रेल शुरू करना जाएगा। इसमें दूध, मांस, मछली आदि जैसी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को जो है कैरी किया जाएगा और राष्ट्रीय प्रसूतन आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने का इसमें प्रस्ताव, जिसके लिए एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतन डिब्बे यानी रेफ्रिजरेशन वाले जो है डिब्बे लगाए जाएंगे।
पशुधन के क्षेत्र में दूध प्रसंस्करण क्षमता को यानी जो है मिल्क प्रोसेसिंग को 2025 तक 53.5 मिलियन एमटी से दुगना करके 800 मिलियन एमटी के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को 30% से बढ़ाकर जो मौजूदा 30% है इसको कितना कर दिया जाएगा, 70% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। फिर एक लास्ट जो है यहाँ पर मवेशियों के खुर एवं मुंह में होने वाली बीमारी तथा ब्रुलोसिस और भेड़ों बकरियों में पेस्ट डेस्पेटिंग रूमिनेंट को वर्ष 2025 तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो 2025 जो है इसकी डेडलाइन रखी गई है। अब वेलनेस जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में यानी जो है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए कितना बजट दिया गया है, 69,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम पीएमजे कहते हैं, इसके लिए 6400 करोड़ रुपए जो किसमें से हैं, 69,000 करोड़ में से ही है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में से। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत 20,000 से भी ज़्यादा अधिक अस्पतालों को पैनल में पहले ही शामिल किया जा चुका है। यानी जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें 20,000 अस्पतालों को शामिल किया जा चुका है। 2024 तक देश के सभी जिलों में 2000 किस्म की दवाइयाँ और 300 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करने के लिए जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। फिर टीबी को हराने के लिए यानी ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए देश से उसका उन्मूलन करने के लिए 2025 का टारगेट डिसाइड कर लिया गया है। और इसके लिए जो टैग लाइन रखी गई है वो क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये पूछा जा सकता है इसकी टैग लाइन के बारे में। जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए, जो मैंने अभी आपको वहाँ चार्ट में भी दिखाया था। और ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा। तो ओडीएफ प्लस प्रोग्राम का क्या डिटेल होगा ये भी हमको आगे देखने को मिलेगा। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये बड़ी फिगर है, याद रखिएगा कि शिक्षा क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जल्दी ही नई शिक्षा नीति की घोषणा भी कर दी जाएगी, उसका ड्राफ्ट तो जारी किया ही जा चुका था। 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक अप्रेंटिस युक्त डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे। और भारत में अध्ययन एक कार्यक्रम है, एक योजना है, इसके तहत इंडोसैट को एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों में शुरुआत करने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए 20-21 के बजट में 27,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एक निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा जिससे भारत में जो है निवेश सुगमता से आ सके। 5 नए स्मार्ट सिटी को विकसित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जब इनका अभी चयन तो नहीं किया गया क्योंकि अभी घोषणा ही की गई है, तो इस तरह से 100 स्मार्ट सिटीज़ पहले ही हो चुकी हैं और ये जो है 5 नई स्मार्ट सिटी और विकसित की जाएंगी। फिर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू होगी, इसका नाम अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की शुरुआत होगी, तो ये भी एक नई योजना होगी, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र निर्माण मिशन। ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना निर्वीक, इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा अनोखा नाम है, इसका फुल फॉर्म भी कुछ होगा। निर्वीक शुरू की जाएगी। निर्वीक में क्या होगा, ज़्यादा बीमा कवरेज दिया जाएगा, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी की जाएगी, दावों के निपटान के लिए सरल प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, जिसको जेम पोर्टल के नाम से जानते हैं, जो सरकारी खरीदारी का पोर्टल है, इसके कारोबार को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव
किया गया है। एक नई योजना और शुरू हो रही है, निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में संशोधन के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। हवाई अड्डों के बारे में तो 2024 तक 100 और हवाई अड्डों को पुनर्विकसित किया जाएगा, ये घोषणा की गई है। अब बजट में न्यू इकोनॉमी, नई अर्थव्यवस्था को एक हाईलाइट करके बताया गया है। तो नई इकोनॉमी क्या है? नई इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगी, टेक्नोलॉजी के उपयोग को जो है भारत में विकसित करेगी। तो निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने की नीति जल्दी ही लागू की जाएगी। भारत नेट जो परियोजना चल रही थी, जिसमें पंचायतों को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना था, तो इसके माध्यम से इस वर्ष जो है 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ा जाएगा। फाइबर टू द होम को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? FTTH कहते हैं। 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें, 1 लाख ग्राम पंचायतें नई जुड़ जाएंगी और 6000 करोड़ रुपए जो है भारत नेट परियोजना के लिए आवंटित हुए हैं। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में क्या जो है विशेषताएं हैं? तो पर्यटन संवर्धन के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 21 के लिए संस्कृति मंत्रालय हेतु 3150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान, क्या नाम होगा इसका? भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसे प्रारंभ में जो है एक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों को, विशेषकर जो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हैं, इनको विकसित किया जाएगा। तो इनमें जो है क्या है? इनमें संग्रहालय भी बनाए जाएंगे, जैसे राखीगढ़ी जो हरियाणा में है हड़प्पा कालीन स्थल, उसके अलावा हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है, शिवसागर असम में है, धौलावीरा गुजरात में और आदिनचल्लूर ये तमिलनाडु में है। इन सभी पुरातत्व स्थलों में यहाँ पर जो है म्यूजियम यानी स्थानिक संग्रहालय भी जो है बनाए जाएंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा, जब प्रधानमंत्री अभी गए थे कोलकाता, तो उन्होंने कोलकाता में भारतीय संग्रहालय के पुनरुद्धार की घोषणा की गई थी, तो उसके लिए भी पैकेज दे दिया गया है। कोलकाता में एक ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में मुद्रा विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित होगा, यानी उसको जो है उसमें भी एक संग्रहालय होगा जिसका जो है मुद्रा विषयक और व्यापार उसका जो है थीम होगी। झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि एक जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा जो कि रांची में बनाया जाएगा। अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल लोथल में जो है पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय बनाया जाएगा, क्योंकि ये समुद्री पत्तन था जो है हड़प्पा काल का जो है, तो लोथल के इम्पोर्टेंस के कारण जो है यहाँ पर जो है एक पोत संग्रहालय जो है बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक जो है पब्लिक सेक्टर की बैंकों का और मर्जर किया जाएगा, तो 10 को मिलाकर आप कितनी कर दी जाएंगी? 4 बैंकें बना दी जाएंगी मर्जर के बाद में, और 3,50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जो है इनको दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम को जमा राशि बीमा का दायरा जो इस समय 1 लाख रुपए है उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए करने की अनुमति दी जाएगी। यानी 5 लाख रुपए तक जो है आपका अगर बैंक में जमा है तो वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अगर बैंक डूब जाती है, दिवालिया हो जाती है, कुछ भी हो जाता है आर्थिक उसमें, तो भारत सरकार की लायबिलिटी होगी, वो आपको जो है आपके 5 लाख रुपए तक का जमा जो है उपलब्ध कराएगा। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में देखते हैं तो महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 2021 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम यानी जितनी भी न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोग्राम चल रहे हैं भारत में, उसके लिए 35,600 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का जो है अब परिणाम दिखाई देने लगा है। शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात
लड़कों से अधिक हो गया है। और कितना हो गया है, तो प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल पर लड़कियों का नामांकन अनुपात जो है 94.32% है। ये डेटा आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और लड़कों में ये अनुपात जो है 89.28% है। तो यानी सकल नामांकन अनुपात लड़कियों का लड़कों से अधिक हो गया है। लड़कियों की शादी की उम्र यानी मां बनने की उम्र जो है उस पर भी पुनर्विचार करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो हो सकता है जो शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है उसको लड़कों के समकक्ष 21 साल कर दिया जाए। वो जो है डिपेंड करेगा कि ये जो कमेटी है, वर्कफोर्स है, ये क्या जो है रिकमेंड करती है। 2022 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। उसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी, जिसको पहले ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, लेकिन इस दशक में क्वांटम प्रौद्योगिकी ने जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जो है और उसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, तो क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु जो है 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर जो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इस पे बड़ा लंबा संघर्ष भी हुआ है, तो इसको जो है पूरा रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इसकी जो है एक बड़ा पैकेज ऐलान किया गया है। तो 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए दिए गए हैं और इनमें से 5,958 करोड़ रुपए लद्दाख में विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। जीएसटी, तो जीएसटी जो है 1 अप्रैल 2020 से इसको सरल बनाया जाएगा। इसका जो रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया है उसको सरल किया जाएगा जो है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बजट 2020-21 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऐसी बातें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपको जाननी चाहिए, वो सब हमने इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर किए। इसकी पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।